ओके, तो हाई क्लास। आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपका ये क्लास 10 का एक्टिविटी शीट फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो सॉल्व करने वाले हैं एक्टिविटी शीट, ये शीट जो है वो पूरी तरीके से आपका जो बोर्ड का पेपर है आएगा एग्जामिनेशन में, उस हिसाब से 40 मार्क्स का बनाया गया है। हर एक क्वेश्चन जो पैटर्न्स बोर्ड फॉलो करता है उस हिसाब से एक पेपर बनाया गया है जो आपको प्रैक्टिस के तौर पर सॉल्व करना है। अगर बात करें तो ये साइंस है और ये आपका साइंस का कौन सा है, पार्ट 2 का है। तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शंस नंबर एज आंसर। हमें ये क्वेश्चन जो है वो हमें 5 मार्क्स का दिया गया है और हमारे पास 5 मार्क्स में देने के साथ साथ हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया कैल्शियस स्पाइन प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ डैश एनिमल। कौन से एनिमल की बॉडी पे कैल्शियस स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है हमारा चैप्टर नंबर 6 से और ये आपका आंसर आएगा, स्टार फिश की बॉडी में कैल्शियस स्पाइन प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, डैश इज अ पावरफुल एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। ये आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 से लिया गया है। और अगर हम बात करें ट्यूबरक्लोसिस की, तो ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपका डिसीज हो गया, इसके अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं रीफामाइसिन। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। इवोल्यूशन मींस डैश। इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट, एक्सचेंज, डिफरेंशिएशन या ट्रांसक्रिप्शन। तो आपका इसका आंसर क्या आएगा, ग्रेजुअल डेवलपमेंट, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में होता है। ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। ट्रांसजेनिक रॉ पोटैटो। रॉ पोटैटो मतलब क्या होता है, कच्चा आलू। जनरेट इम्यूनिटी अगेंस्ट डैश डिसीज। कौन से डिसीज के अगेंस्ट ये इम्यूनिटी क्रिएट करता है, तो ये आपका क्या आएगा, कॉलेरा के अगेंस्ट क्रिएट करता है आपकी इम्यूनिटी। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 8। एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन करना, डैश मॉलिक्यूल इज ऑब्टेन। कौन सा मॉलिक्यूल ऑब्टेन होता है, तो आपका ये ऑब्टेन होता है क्या, पायरुवेट। क्या ऑब्टेन होता है, पायरुवेट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी क्या दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑड वन आउट मालूम करना है। स्टिग्मा, स्टाइल, पॉलन और ओवरी। तो यहाँ पे क्या दिया है, आपका आंसर आएगा पॉलिन। क्या आएगा, पॉलिन, क्योंकि पॉलिन जो है वो गाइनेशियम का पार्ट है, जबकि बाकी जो है ये गाइनेशियम का पार्ट नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पॉलिन। अब आपको नीचे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, राइट द नेम ऑफ द डिवाइसेस शो इन द गिवन फिगर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको टोटल दिए हुए होते हैं, आपको 5 ही क्वेश्चंस दिए होते हैं और 5 के 5 आपको सॉल्व करना होता है। अगर हम बात करें, ईच क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे हमने डिवाइस के बारे में बताया था कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका 5th चैप्टर से लिया गया है। और अगर आप देखें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टीम टरबाइन है। क्या है, ये आपका स्टीम टरबाइन। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे आपको नेम ही लिख के देना था, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द कोरिलेशंस एंड राइट द सुटेबल वर्ड इन द ब्लैंक। अब देखो, कोरिलेशन मतलब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। सर्वाइवर्स ऑफ फिटनेस, इसको अगर डार्विन ने डिस्कवर किया, तो एक्वायर कैरेक्टर कौन से साइंटिस्ट ने बताया। तो जब आप बात करो एक्वायर की, तो इससे बताया है लैंडमार्क में, लैमार्क में। ठीक है, लेमार्क ने इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डिफाइन प्रोटीन। तो आपको बहुत सारी चीजें, विटामिन है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, फैट है, ये सारे आपको चैप्टर नंबर 3 में दिया है। तो अगर बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन आर माइक्रो मॉलिक्यूल। प्रोटीन क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल मतलब वो मॉलिक्यूल जिसकी जरूरत हमारी बॉडी में ज्यादा क्वांटिटी में होती है। ठीक है, बनता कैसे है ये, फॉर्म बाय बॉन्डिंग टुगेदर। किन के बॉन्डिंग से बन रहा है आपका ये, मैनी अमाइनो एसिड।
ये बना होता है आपकी बहुत सारे अमाइनो एसिड जब एक साथ मिलते हैं, एक दो ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड जब एक साथ मिलते हैं तो आपका प्रोटीन फॉर्म होता है। ठीक है, बॉन्डिंग बिटवीन अमाइनो एसिड तो आपका ये प्रोटीन फॉर्म होता है। ये क्या है, टाइप ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल है। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको डेफिनेशन है, लर्न करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, आई एम अ फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, हु एम आई? तो आपका फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है? जॉन मेंडल। जॉन मेंडल इज अ योर फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ओके, तो यहां तक हमने 10 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व किया आपका। क्वेश्चन नंबर ए का ए एंड बी। नाउ लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 ए होता है और क्वेश्चन नंबर 2 का बी होता है। ए जो होता है वो हर बार मोस्टली आपका पूछा जाता है, गिव साइंटिफिक रीजंस पूछा जाता है, जो कि आपका होता है 4 मार्क्स का। और क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी होता है वो आपका होता है 6 मार्क्स का। ठीक है, ये 4 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का, दोनों मिला के आपका 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है पहला क्या दिया है, गिव साइंटिफिक रीजंस एनी 2, और आपका ये 4 मार्क्स का होता है। इसमें एक क्वेश्चन ऑप्शनल होता है, बाकी 2 आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो तीन क्वेश्चंस में क्या दिया है, परफॉर्मिंग एक्सरसाइज वी फील टायर्ड, कॉकरोच बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, और ह्यूमन आर विल क्रूशियल रोल इन द मेंटेनिंग ऑफ एनवायरमेंटल बैलेंस। दैट इज द 3 क्वेश्चंस इज गिवन हियर। अब देखो हम तीनों को, मैं आपको एक के बाद एक तीनों का आंसर के साथ एक्सप्लेन करने का ट्राई करती हूँ ताकि आपको वो आंसर समझ में भी आए। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या दिया है, व्हाइल परफॉर्मिंग एक्सरसाइज वी फील टायर्ड। अब देखो यहाँ पे अगर इस चीज को एक्सरसाइज करते हैं जब हम, तो हमें टायर्ड फील करते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले एक चीज समझो कि रेस्पिरेशन जो होता है वो 2 तरीके की होती है। एक होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये जो रिएक्शन होता है इससे हम बोलते हैं एरोबिक रिएक्शन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। यही इनएरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, जब ऐसे कब होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन, जब हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में जो रिएक्शन होता है दैट इज अनएरोबिक, और जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है वो आपका होता है एरोबिक रिएक्शन। ठीक है, अब देखो, सॉरी रिएक्शन या एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम दिया है व्हाइल परफॉर्मिंग एक्सरसाइज वी फील टायर्ड, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप अंडरटेकिंग होते हैं कांस्टेंट एक्सरसाइज की तो हमारी बॉडी में शॉर्टेज होता है। शॉर्टेज मतलब कमी होता है, किसकी कमी हो जाती है, ऑक्सीजन फॉर द सेल। सेल्स के पास क्या हो जाएगा, ये आपका सेल है, इसमें ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा है, कम होते जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में वो हमारे मसल्स और अदर टिश्यूज परफॉर्म करते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो अब अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो रेस्पिरेशन तो नहीं रुकेगा, तो यहाँ पे हमारे सेल्स क्या परफॉर्म करते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, वो रेस्पिरेशन जिसमें आपका ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन में जब रेस्पिरेशन होता है तो इसे हम बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। या फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाना या फिर ऑक्सीजन ना होना, तब अगर कोई रेस्पिरेशन हो रहा है तो उससे हम बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इन दिस प्रोसेस लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म हो रहा है आपका एट द एंड, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, अब जो लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे जो एटीपी होता है आपका एट द रेंज, जो एटीपी एनर्जी देता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज मच लेस। अब यहाँ पे जब एटीपी फॉर्म होता है वो कैसा होता है, कम होता है एज कंपेयर टू जो एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे एटीपी क्या है, बहुत ही कम फॉर्म हो रहा है। एंड देयरफॉर लेस एनर्जीज इन द बॉडी एंड अकोमोडेशन ऑफ लैक्टिक एसिड टू। हमारी बॉडी में कम एनर्जी फॉर्म होता है, इसलिए हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हम कैसे फील करने लगते हैं, एग्जॉशन होता है, थकन महसूस होने लगती है। तो ये होता है आपका, ये आपका आंसर होगा। तो ओवरऑल जब आपको
कॉन्सेप्ट आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आपको जब ये ये आंसर लिख रहे हो तो आपके दिमाग में क्या क्या पॉइंट्स ऐसा होना चाहिए जो आपको आना चाहिए, जो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। बाय द वे आंसर में तो काफी अच्छे से बिता है। पहले आपको एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन बताना होगा, पता होना चाहिए आपको। तो आप ये भी लिख सकते हो कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो सबसे पहले क्या हो जाता है, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन होता है। अब शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन आपकी बॉडी में होता है तो इसलिए आपकी बॉडी के सेल्स क्या करने लगते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करने लगते हैं। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो लास्ट में हमारा फॉर्म होता है लैक्टिक एसिड, और जब लैक्टिक एसिड बनता है तो हमारा एटीपी जो होता है वो लेस फॉर्म होता है एज कम्पेयर टू अदर कंडीशन। अब जब एटीपी कम बनेगा तो एनर्जी भी हमें कम ही मिलेगी बॉडी में। जब एनर्जी कम मिलेगी तो हम कैसे फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं। ठीक है, यही एक पूरा कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया है इस आंसर के थ्रू। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कॉकरोच बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। देखो आर्थ्रोपोडा में कैसे एनिमल्स आते हैं, वो एनिमल जिनके जॉइंट कैसे होते हैं, अपेंडेज होते हैं, और इसलिए कॉकरोच जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, विच इज डिस्टिंग्विश द इंडिविजुअल फ्रॉम मेक देम फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड काइटिशियस एक्सोस्केलेटन। अब इस चीज को समझने के लिए समझो कि जो जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, मतलब क्या होता है, यहाँ पे कॉकरोच जो है उसकी बॉडी कैसे बनी हुई है, ये जो होता है वो क्या होता है, ज्वाइंट होता है। ज्वाइंट अपेंडेज मतलब बॉडी जो है वो एक दूसरे से ज्वाइंट है, लाइक लेग जो है वो बॉडी से ज्वाइंट है, प्लस जो लेग है वो कैसे फ्लेक्सिबिलिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प करता है मूवमेंट के लिए। तो अब आर्थ्रोपोडा के अंदर ये सारी कैपेसिटी होती है कि आपका ज्वाइंट अपेंडेज होना चाहिए, तो कॉकरोच के पास वो कैपेसिटी है, इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपका कॉकरोच जो है वो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। प्लस यहाँ पे उसके पास क्या होता है, काइटिशियस एक्सोस्केलेटन, मतलब बॉडी का अपर पार्ट जो है वो काइटिन से बना होता है, इससे इसका एक्सोस्केलेटन कैसा है, काइटिशियस है, इसलिए जो फाइलम है आर्थ्रोपोडा से कॉकरोच बिलोंग करता है। अब नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, ह्यूमन आर क्रूशियल रोल इन द मेंटेनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल बैलेंस। इन्वायरमेंटल को बैलेंस करने के लिए जो ह्यूमन है वो बहुत ही क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, ह्यूमन हैव एक्सप्लॉइटेड ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिग्रेडेड मोस्ट ऑफ इकोसिस्टम। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, आपको आंसर में लिखा गया है कि इंसानों ने कहीं ना कहीं नेचर को बहुत ज्यादा एक्सप्लोइट किया है एंड दैट डिग्रेडेड मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब हमारे आसपास के इन्वायरमेंट को क्या किया है, डिग्रेड करना मतलब खराब करना, तोड़फोड़ किया है। ठीक है, he created pollution degradations due to urbanizations and industrialization. Of course because we are doing a lot of things like industries adapt कर रहे, setup add कर रहे, urbanizations मतलब more cities buildings बनाने की तरफ, like जंगल काट दो, land चाहिए for formation of different types of industries area एंड देन आफ्टर बिल्डिंग्स बनाने के लिए, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है एंड डिग्रेडेशन कर रहा है। डिग्रेडेशन मतलब थोड़ा धीरे धीरे ब्रेक डाउन करना। Hence he has not protect other species on earth. Of course other species को कहीं ना कहीं नहीं प्रोटेक्ट किया गया, लाइक बिकॉज ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज आ गए, वल्नरेबल स्पीशीज आ गए, क्योंकि हम उनका घर तोड़ के खुद का घर बनाने में लगे। But due to his intelligence and will to conserve the natural resources and he can restore the lost environment balance. अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, हमने यहाँ तक 3 पॉइंट में तो आपने ये बताया कि इंसान ने किया क्या है, गलत कहाँ किया, बट आपको एक में आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि दैट वी कैन ऑल्सो सेव द इन्वायरमेंट बाय, हम अपने इंटेलिजेंस को समझ के कि हम ये गलत कर रहे हैं इन्वायरमेंट के लिए, तो कंजर्वेशन, अब अभी बहुत सारे कंजर्वेशन हाउस बना दिए गए ताकि एनिमल्स को वहां, रिजर्व हाउस बनाए गए ताकि एनिमल्स को वहां पे रहने के लिए जगह मिल जाए, नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने की तरफ, एंड देन आफ्टर हम रीस्टोर कर सकते हैं लॉस्ट इन्वायरमेंट बैलेंस को भी। तो कहीं ना कहीं क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। अगर हमने बहुत सारा पॉइंट, बहुत सी चीजें में नुकसान किया, पॉल्यूशन क्रिएट किया, तो हम उस चीज से ओवरकम भी कर सकते हैं बाय यूजिंग अवर इंटेलिजेंस। तो ये आंसर लिखते वक्त आपको बोथ द पॉइंट्स आपको बैलेंस करना पड़ेगा आंसर को, जहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट्स मत लिख दो कि लाइक हमने सब कुछ खराब ही किया है, लाइक वी कैन ऑल्सो एड इट अप कि अगर हमें रियलाइज हुआ दैट वी डिड अ रॉन्ग, वी आल्सो रिजॉल्व दैट। ओके, सो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ए एंड अप होता है। नेक्स्ट आपका स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2 का बी।
सो क्वेश्चन नंबर 2 का बी की बात करें तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दिया है एनी 3। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपको 6 मार्क्स के, लाइक ईच क्वेश्चंस कंटेन 2 मार्क्स इनटू 3, आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है। आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए, लाइक यू हैव अ गुड ऑप्शंस, 2 क्वेश्चन इज फॉर ऑप्शंस। अब देखो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए गए, राइट द नोट अबाउट सेक्रेड ग्रुप्स, स्टेम सेल, टीसीए एंड ग्लाइकोलिसिस डिफरेंशिएशन, एविडेंस ऑफ इकोसिस्टम एंड मॉक ड्रिल के बारे में बताना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको नोट लिखना है सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में। ओके तो ये क्वेश्चन क्या था कि आपका सबसे पहले क्वेश्चन था कि आपको नोट लिखना है, ठीक है, शॉर्ट नोट देना था किस पे, सेक्रेड ग्रुप पे। तो अगर देखो बात करें सेक्रेड ग्रुप की तो ये क्या था, ग्रीन पैच ऑफ फॉरेस्ट विच इज कंजर्व बाय लोकल पीपल इन द नेम ऑफ गॉड एंड इट डज नॉट बिलोंग टू एरिस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे क्या दी गई है कि यहाँ पे आपको बताया गया था कि यहाँ पे सेव किया गया था किसको, ग्रीन पेरिस फॉरेस्ट को सेव किया गया था किस पे, इन द सिक ऑफ, इन द नेम ऑफ गॉड बाय लोकल पीपल। It is like a sanctuary that conserved by the common people and tribals in the area. It is a rich of biodiversity. अब वो जो एरिया था रिच इन बायोडाइवर्सिटी था और वहां के लोगों ने इस चीज को समझा, तो ट्राइबल्स मतलब वहां के रहने वाले जो ट्राइबल के लोग होते हैं और कॉमन पीपल, और उन्होंने क्या किया, उस जंगल को, उस फॉरेस्ट को बचाने की कोशिश की। इन द कंजर्व एज द फेथ दैट गॉड आर द डिजिनिटी resides in the sacred grove has a local language. They are known as Devrai. And due to this reasons, people do not fell the tree and also hunting of any wildlife and done here. So वहां पे क्या बताया गया, उन्होंने क्या किया, पूरे जो फॉरेस्ट हो उसको कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए क्या किया, इन द नेम ऑफ फेथ, मतलब उन्होंने क्या किया, बताया कि ये फेथ, फेथ यानी यकीन करना कि ये गॉड की जगह है, एंड यहाँ के लोकल लोगों ने उसे और नाम दिया देवराई, ठीक है। ड्यू टू दिस रीजन वहां पे ट्रीज को नहीं गिराया जाता और उसके बाद हंटिंग भी उस जगह पे नहीं की जाती है। मोर देन 13,000 sacred group has been reported in India and most of this in Western Ghat in Maharashtra, Karnataka and Kerala. Also in the remaining part of India, sacred group are reported. Role of sacred group is the tremendous conserving the बायोडाइवर्सिटी। अब ये देखो, इन द फेथ ऑफ नेम ऑफ गॉड की ये भगवान की जगह है, गॉड की प्लेस है, इस जगह को क्या किया ना जाए, यहाँ पे कोई भी ट्रीज को नहीं गिराया जाता है, ना ही वहां पे एनिमल की हंटिंग की जाती है। तो ऐसे करके पूरे 13,000 सैक्रेड ग्रोव बनाया गया है, रिपोर्टेड किया गया इंडिया में। मोस्टली ये कहाँ पे दिखता है, वेस्टर्न घाट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड केरला में। मेन रोल क्या होता है कि डाइवर्सिटी को बचाया जा सके, ठीक है। ये आपका काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मतलब आंसर है, पूरे कॉन्सेप्ट बेस पे है सेक्रेड ग्रोव का। सेकेंड क्वेश्चन जो था, राइट द टू टाइप्स ऑफ स्टेम सेल। तो अगर टू टाइप की स्टेम सेल की बात करो तो आपका कौन कौन सा होता है, एक होता है आपका एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल और दूसरा क्या होता है आपका अडल्ट स्टेम सेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ, इससे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मींस टाइम के साथ आने वाले चेंजेस को हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। अगर बात करें इवोल्यूशन हम कैसे, कौन कौन से एविडेंस मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो दिखाती है कि इवोल्यूशन हुआ है, इसमें सबसे पहले दिया है मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल होता है बाहरी तौर पर कोई चीज कैसी दिख रही है, स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। और क्या हो जाता है, वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन बताता है कि हाँ टाइम के साथ ये चीज यहाँ पे क्या हुआ, चीज में चेंजेस हुए, वेस्टिजियल ऑर्गन। देन आफ्टर आपका एनाटॉमिकल एविडेंस, इसके अलावा आपका क्या है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। ये सब ऐसे फैक्टर, आपको पूरे 6 फैक्टर है, 6 में से आपको यहाँ पे
4 ही फैक्टर्स लिखना था। दिस इज क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, काफी इजी क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें डिस्टिंग्विश बिटवीन बताना था ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल के बीच का क्या क्या डिफरेंस है। अब देखो ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए, देखो 2 साइकिल है। एक चीज समझो, पहले कॉन्सेप्ट होता क्या है, 3 साइकिल्स एक्चुअली लर्न करते हैं। एक ग्लूकोज से हमें मिलता है 38 एटीपी, ठीक है। अब एक ग्लूकोज से 38 एटीपी फॉर्मेशन करने के लिए हमारी बॉडी में 3 साइकिल्स चलते हैं। एक पहला है आपका ग्लाइकोलिसिस, दूसरा जो होता है वो टीसीए है, और तीसरा जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करके साइकिल होता है। 3 साइकिल होते हैं जिससे एक ग्लूकोज से आपको 38 एटीपी प्राप्त होता है, मिलता है, ठीक है। अब हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहला स्टेज जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस का होता है, और उसके बाद का जो स्टेज होता है आपका टीसीए साइकिल का होता है। अब देखो, द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज अ साइटोप्लाज्म। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन होना। तो ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो कहाँ होता है, आपका साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। आपका जो सेल का पूरा पार्ट जो होता है ये साइटोप्लाज्म का अंदर होता है। लेकिन टीसीए जो है स्पेसिफिक किस में होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, पावर हाउस ऑफ द सेल जो होता है वहां पे आपका टीसीए साइकिल रन करता है। जबकि बात करें ग्लाइकोलिसिस का, तो ये पूरा आपका कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको पता है आपका बॉडी में एक ऑर्गन है माइटोकॉन्ड्रिया करके, तो उसके अंदर कौन सा प्रोसेस होता है आपका, उसके अंदर होता है आपका टीसीए का प्रोसेस। Next है, in glycolysis, one molecule of glucose is oxidized steps by step and produce 2 molecule of each pyruvic acid, ATP and NADH2 and water. अब देखो 2 molecules of each मतलब 2 molecules of pyruvic acid, ATP, NADH2, water फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग स्टेप, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट में आप ग्लाइकोलिसिस में क्या क्या फॉर्म हो रहा है, पायरुविक एसिड फॉर्म हो रहा है, एटीपी फॉर्म हो रहा है, NADH2 और वाटर फॉर्म हो रहा है। वही टीसीए साइकिल की बात करें तो यहाँ एसिटल कोई कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NADH2 और FeDH2 एंड ATP इज प्रोड्यूस। देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या डिफरेंस हो रहा है, एसिटल कोई ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है, डिफरेंस देखो, यहाँ पे ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है, और फॉर्म क्या हो रहा है, पैरुविक एसिड, एटीपी, NADH2, वाटर। यहाँ पे क्या क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर यहाँ भी बन रहा है, NADH2 यहाँ भी बन रहा है, यहाँ एक ऐड हो रहा है आपका FeDH, ठीक है, और एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपको मेन क्या चीज याद रखनी है, यहाँ पे ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे एसिटल कोए ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। फॉर्मेशन में आपका पैरुविक एसिड, एटीपी, NADH2 बन रहा है, वाटर यहाँ एडअप हो जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और FAD का। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस कैन टेक प्लेस इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों में हो जाता है ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन अगर टीसीए साइकिल चलाना है तो टीसीए साइकिल में हमें कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ एरोबिक, मतलब अगर टीसीए साइकिल रन करना है तो हमारे पास ऑक्सीजन होना ही होना चाहिए। इट्स अ कंपल्सरी प्रोसेस, अदरवाइज आपका एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, सॉरी टीसीए साइकिल रन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हमें एरोबिक रेस्पिरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट दिया है, फर्स्ट स्टेप इन द सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ ग्लाइकोलिसिस वेयर ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द पायरुवेट। यहाँ पे ग्लूकोज जो है कन्वर्ट हो जाता है, जैसे शुरू हो रहा है ग्लूकोज से, जब साइकिल एंड होगा तो हमारे पास फॉर्म हो जाता है पायरुवेट, ठीक है। अगर बात करें सेम यहाँ पे टीसीए साइकिल की, तो यहाँ सेकेंड स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन इज टीसीए साइकिल। सेकेंड स्टेप इन द सेलुलर रेस्पिरेशन इज सीटी। जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना, फर्स्ट स्टेप में ग्लाइकोलिसिस होता है, सेकेंड स्टेप में आपको कौन सा हो रहा है, टीसीए साइकिल रन करता है। यहाँ पे फॉर्म होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बाय द ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका कन्वर्ट होता है यही पायरुवेट आगे चल के, जैसे मैंने बताया ना, पहले आपका ग्लूकोज होता है, एंड प्रोडक्ट पायरुवेट ये आता है टीसीए के पास, और ये आपका फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ड्यूरिंग अ टीसीए साइकिल। अब देखो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज इन द ग्लाइकोलिसिस, इस्तेमाल कितना होता है। अब देखो एटीपी मतलब क्या होता है, एनर्जी,
तो कितना एनर्जी लग जाता है पूरे प्रोसेस को करने के लिए, तो 2 मॉलिक्यूल्स लगता है, मतलब 2 एटीपी यहाँ पे खर्च हो जाते हैं। यहाँ पे कोई भी एटीपी लगता ही नहीं, मतलब कुछ भी एनर्जी नहीं यूटिलाइज होता है पूरा साइकिल को रन करने के लिए। 4 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस, मतलब एट द एंड अगर 2 हमने खर्च कर दिया तो हमको कितना मिल रहा है, तो हमें एट द एंड 4 एटीपी मिलता है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस, ये प्रोसेस में हमें कितना एटीपी मिल रहा है, 4 एटीपी मिलता है, सॉरी 2 एटीपी मिलता है। यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में 4 मिल रहा है, टीसीए में 2 ही मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ग्लाइकोलिसिस, पहले भी हमने देखा यहाँ पे एटीपी बन रहा है, एनएडी बन रहा है, वाटर बन रहा है, पायरुविक एसिड आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है प्लस एफएडीएच भी हो रहा है। तो इसमें बहुत सारा चीज आपको एक्चुअली दे दिया गया है, बहुत सारे पॉइंट्स है आपको याद। बेसिकली आपको जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है, वो क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट में क्या जाएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, कहाँ होता है, तो हमारा साइटोप्लाज्म में होता है, ये याद रखना चाहिए। इसमें होता क्या है, तो इसमें ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, पायरुविक एसिड, एटीपी, एनएडीएच2 और वाटर फॉर्म हो रहा है। यहाँ टीसीए साइकिल में सबसे पहले टीसी साइकिल स्टार्ट कहाँ से होता है, तो देखो पहले जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज से आपका बन जाता है पायरुवेट। अब देखो पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटल कोए में, एंड यही आगे चल के जाता है आपका टीसीए साइकिल। ठीक है, फिर यहाँ से ये टीसीए साइकिल रन करता है। तो ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब जब यहाँ से ग्लूकोज से पायरुवेट बनने का प्रोसेस है, तो फर्स्ट स्टेज में ग्लूकोज होता है, एंड स्टेज में आपका पायरुवेट होता है। ठीक है, तो यहां तक में हमने 2 एनर्जी क्या किया, 2 एटीपी को, अभी इतना पूरा रन करने के लिए एनर्जी तो चाहिए, तो 2 एनर्जी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। एट द एंड कितना बना रहे हैं एटीपी, हम 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहे हैं। हाँ, ये हो गया आपका। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं हम, पायरुविक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, एटीपी, एनएडीएच2 और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। अब टीसीए साइकिल में आ जाओगे, तो टीसीए साइकिल में याद रखना मैंडेटरी है कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगा टीसीए साइकिल रन ही नहीं कर सकता। ठीक है, अगर सेकेंड स्टेप की बात करें तो यहाँ पे टीसीए, अब ये पॉइंट ठीक है। उसके अलावा आपको और क्या है, यहाँ पे कोई भी एटीपी इस्तेमाल नहीं करता है यहाँ पे। उसके अलावा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फॉर्म होता है, यहाँ पे 4 फॉर्म हो जाता है। CO2 प्रोड्यूस नहीं होता है यहाँ पे, CO2 प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको लर्न करके रखना ही है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे हमें ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो था, इसमें हमें बताना था ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉक ड्रिल्स। देखो मॉक ड्रिल क्या होता है, एक तरीके की एक्टिविटी की जाती है जिसमें आपको ट्रेन किया जाता है कि आप किस तरीके से कोई भी, अगर आप किसी भी डिजास्टर आपके साथ हो जाए तो आप उससे कैसे डील करोगे। तो अभी मॉक ड्रिल क्या करता है, आपको पहले से ही क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आपके साथ आ गई तो आप उससे कैसे ओवरकम करोगे। तो इसमें क्या करता है, इवोल्यूटिंग करता है रिस्पॉन्स टू डिजास्टर, मतलब कोई डिजास्टर हो गया है तो आप उससे कैसे रिस्पॉन्स करोगे, कैसे उस टाइम उसे रिएक्ट करके ओवरकम करोगे। improve the coordinating between various department and disaster control कैसे किया जाता है, आपको हेल्पलाइन लाइंस नंबर बताए जाते हैं, जैसे आप कनेक्ट कर सकते हो, इंप्रूव करोगे कोऑर्डिनेशन, मतलब मिल के काम करने में। आइडेंटिफाई ओन एबिलिटी, आपको खुद समझ में आएगा क्योंकि ट्रेनिंग के दरमियान कि आप कैसे उस सिचुएशंस में रिएक्ट करते हो। इम्प्रूविंग द एबिलिटी क्विक रिस्पॉन्स ऑफ डिजास्टर, आप कैसे डिजास्टर में क्विक फटाक से कैसे रिस्पॉन्स करोगे, क्या आपको रिस्पॉन्स करना चाहिए, मतलब अगर कहीं आग लग जाए तो आपको कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए, सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए कि लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है, उस वहां पे कौन से कॉर्नर पे किस तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है अलग अलग बिल्डिंग्स में, ये सारी चीजें आपको वहां पे, अगर किसी तरीके से फायर लग गई तो कैसे आप रिस्पॉन्स क्विक करोगे, ये आपको डिजास्टर के टाइम पे ये आपको बताया जाता है। चेकिंग द कॉम्पिटेंसी ऑफ प्लान एक्शन, आप कैसे प्लान करते हो, आपकी कितनी कैपेबिलिटी है कि वो आप एक्शन कैसे ले सकते हो। पॉसिबल एरर, आपको बताया जा सकता है कि आप क्या गलती
कर सकते हो, क्या गलती हो सकती है आपसे, और उससे क्या क्या रिस्क हो सकता है। अगर घर में किसी का हाथ जल गया तो आपको क्या चीज इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। तो डिजास्टर नहीं, एक एक्सीडेंट के लेवल पे बता दिया मैंने आपको। लेकिन कोई डिजास्टर हो जाता है, कोई बिल्डिंग जहाँ पे आप ऐसे हो जहाँ पे अर्थ विकार है, या तो उस सिचुएशन में आपको क्या क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए, किस चीज से बचना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाती है बिफोर, ताकि आप क्या हो सके डिजास्टर से, अगर हो सके तो सिचुएशंस में आप कैसे रिएक्ट करे, इससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन बताई जाती है रियल लाइफ सिनेरियो में। इसे हम बोलते हैं मॉक ड्रिल। तो ऑब्जेक्टिव में मतलब आपको ऑब्जेक्टिव से मतलब क्या हो जाता है कि आपको ट्रेन करने का क्या रीजन है, ताकि आप अपने आप को समझ सकते हो, अपनी एबिलिटी को क्विक लर्न कर सकते हो, रिस्पॉन्स कर सकते हो। तो ये सारी चीजें होती है जो मॉक ड्रिल में बताया जाता है। अब ना कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। आपके क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका पूरा 15 मार्क्स का होता है, जिसमें हमें अटेम्प्ट करना होता है 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स का होता है। एवरी सिंगल क्वेश्चन इज फॉर 3 मार्क्स, ठीक है। 15 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 मार्क्स का होता है। आपको 5 क्वेश्चन जो होता है वो सॉल्व करने होते हैं। तो 5 3 जा 15 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं। एक क्वेश्चन पे 5 मार्क्स, सॉरी 3 मार्क्स मिलने वाला होता है। आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अब देखो इसमें क्या क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच प्रिकॉशन विल यू टेक ड्यूरिंग यूजिंग पेस्टिसाइड। पेस्ट को किल करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेते हैं अब, और इस्तेमाल कर रहे हो आप, यूज कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ तस्वीर दी गई है, चैप्टर नंबर 6 से दिया गया क्वेश्चंस। रेसिडेंशियल है वह आपको चैप्टर मैनेजमेंट से दिया गया है, चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है ये। एंड देन आफ्टर दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस रिजॉल्व सॉल्व करने के ट्राई करते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच प्रिकॉशन विल यू टेक ड्यूरिंग द स्प्रेइंग द पेस्टिसाइड। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। अप्रैल सितंबर में आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था 21 में। अब देखो, पेस्टिसाइड टॉक्सिक केमिकल होता है, बाय यूजिंग देम indiscriminately you are contaminated the water, soil and crops। आप कहीं ना कहीं आप अगर किसी टॉक्सिक केमिकल को प्लांट के अंदर ही डाल रहे हो ताकि पेस्ट को किल कर सके, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपका पानी में, क्रॉप्स में चला ही जाएगा। The DDT, chlorpyrifos and the malathion are the very dangerous type है। They spread through the food chain and causing biomagnification। Of course वो food chain में enter हो जाता है। food chain पता है ना, like goat, एक कोई पेस्ट ये फूड चैन, स्नैक जो है वो फ्रॉग को खाता है, फ्रॉग जो है वो किसी इंसेक्ट को खाता है। तो ये प्रोसेस जो फूड चैन में आगे जाता है। Therefore, we shall not be use such types of insecticide and pesticide. We shall not use organic pesticides. Excessive use can be avoided. Okay. At the time of spraying, nose, eye, and skin will be covered and protected. हमें सी आपको कुछ पॉइंट्स ऐसा लिखना है कि इसका क्या क्या ड्रॉबैक है, और उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ड्यूरिंग द वर्किंग, प्रिकॉशन ही मेन आपको लिखना है। प्रिकॉशन मतलब आप कौन कौन सी अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेते हो, क्या क्या एक्टिविटी डन करोगे। तो जब आप स्प्रेइंग कर रहे हो तो अपने नोज, आईज और स्किन को कवर कर सकते हो। एंड देन केयर विल टेक इन नॉट अलाउ टू चिल्ड्रन एंड डोमेस्टिक एनिमल कम इन द कॉन्टेक्ट विद पेस्टिसाइड। ऑफ कोर्स हम ट्राई करेंगे नॉट अलाउ चाइल्ड हो, डोमेस्टिक एनिमल, सो वो सब जो है वो आपके पेस्टिसाइड के कॉन्टेक्ट में ना आए, क्योंकि वो टॉक्सिक केमिकल है, दैट विल ऑल्सो अफेक्ट देयर हेल्थ। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हो। सिर्फ मेक श्योर करो दैट यू रिमेंबर द नेम ऑफ द सम पेस्टिसाइड, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3 का जो था वो कौन था, क्वेश्चन नंबर 3 का 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 2 में आपसे क्या पूछा गया था, आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ एनिमल एंड शो द फिगर, राइट द टू कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमें ये पता करना है कि ये कौन है। तो ये पता है, ये हमारे पास दिया है बैट है, और जो बैट है वो कौन से फाइलम से, क्लास से मैमिलिया है, और इसका सब फाइलम क्या है, वर्टिब्रेटा है, और फाइलम इसका क्या दिया गया है, कॉर्डेटा है। ऑफ कोर्स फाइलम कॉर्डेटा है, मैमिलिया से बिलोंग करता है, दैट कंटेन अ मेमोरी ग्लैंड। अब देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, खूबियां जब बात करें तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, टोर्सो एंड टेल।
एंड क्या है, पेटाजियम प्रेजेंट इन द फ्लाइंग मोड एंड द nocturnal in habitat, and it is a warm blooded, give birth to young one and mammary glands present in the nourishing a young ones. So आपको कुछ भी नहीं याद रहेगा ना, ये क्या है, बैट है, बैट के पास कैपेसिटी है कि वो यंग वन को प्रोड्यूस कर सकता है। जो भी एनिमल्स के पास कैपेसिटी है दैट दे कैन प्रोड्यूस अ यंग वन, तो वो आपका मेमिलिया से बिलोंग करता है, एंड दे कंटेन व्हाट द प्रेजेंट इन देयर बॉडी दैट दे हैव अ मेमोरी ग्लैंड, सो दैट पॉइंट शुड बी एडेड अप। आप वो चीज तो लिखो, इसके अलावा हेड नेक प्रेजेंट होता है, टेल ये आप बता सकते हो, वार्म ब्लडेड होता है, ये भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐड होता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या दिया गया था कि द बिल्डिंग इन विच यू आर residing has caught fire on the ground floor, what necessary rescue step will you take? आप कौन कौन सा स्टेप लोगे? सो फिर वी शैल कॉल आउट द हेल्प नंबर। ऑफ कोर्स फर्स्ट हम कोऑर्डिनेट करेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट से, जो मैंने आपको मॉक ड्रिल में बताया था। वी इमीडिएटली कॉल फायर ब्रिगेड्स को कॉल करेंगे। वी शैल ट्राई टू एग्जीक्यूट फायर एंड हेल्प टू अदर पीपल। ऑफ कोर्स हम आग को बुझाने के लिए एक्सटिंग्विशर फायर का इस्तेमाल करेंगे और अदर पीपल्स की हेल्प करेंगे। वी विल गिव फर्स्ट एड टू द पीपल हु आर इंजर्ड एंड टिल द मेडिसिन सेल्फ अराइव। जब तक मेडिसिन अराइव नहीं हो जाता है, दे विल ऑफ कोर्स टेक टाइम। जिसकी मदद हम कर सकते हैं, जो लोग इंजर्ड हो गए उनकी हेल्प करेंगे फर्स्ट एड देके, एंड वी विल कवर अवर नोज एंड माउथ विथ मॉइस्ट क्लोथ एंड प्रिवेंट द सफोकेशन। जो आग लगने की वजह से सफोकेशन होती है, उससे बचने के लिए हम कवर करेंगे नोज एंड हमारे माउथ को। तो दिस आर द सम प्रिकॉशन जो आप ले सकते हो। दिस आंसर इज वेरी इजी। हाँ, इफ यू आस्क सम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट देम इंस्टेंट ऑफ छोड़ने का, आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो इन सारे क्वेश्चंस को। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज रीड्रॉ एंड कंप्लीट द गिवन डायग्राम। तो आपको दोबारा इसे ड्रॉ करना है एंड हमें क्या करना है, इसे कंप्लीट करना है। तो सीधे क्वेश्चन क्या दिया गया है, फैक्टर अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो ये क्वेश्चन आपका लिया गया है चैप्टर नंबर 9 से। और अगर हम बात करें तो अगर फैक्टर अफेक्ट द सोशल हेल्थ, आपके जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसा है, ठीक है। फिर इसके अलावा हम क्या देखते हैं, रेसिडेंशियल एरिया है कि नहीं, ये भी आपका किस में आ जाता है, सोशल फैक्टर में आ जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ आपका टॉयलेट फैसिलिटीज प्रेजेंट है कि नहीं। उसके अलावा पॉलिटिकल लाइफ कैसी है, वहाँ के लोग पॉलिटिकल सोशल कैसे है वहाँ पे, पॉलिटिकल इवेंट जिसे कहते हैं ये किस तरीके का है वहाँ पे। उसके अलावा बात करें तो हम ये देखते हैं कि एजुकेशन हो गया, रेसिडेंशियल टोटल हो गया, पॉलिटिकल इवेंट हो गया। उसके अलावा हम बात करें तो वाटर की एबिलिटी है कि नहीं वहाँ पे। एंड उसके अलावा हम देखते हैं कि इज इट द गार्डन प्लेसेस जो है वो भी वहाँ प्रेजेंट है कि नहीं। तो ये सारे कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ हम एज अ फैक्टर्स होते हैं जो सोशल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ओके, इसके अलावा भी काफी पॉइंट्स हैं, बट दिस इज अ सम, आपको इतने ही लाइक बॉक्सेस दिए गए, तो आप इसके अलावा भी और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन नंबर 5, in our country there is a seem to lack of awareness regarding the reproductive health। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 क्वेश्चंस दिया है, एक एक मार्क्स के लिए। सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया एंड प्रिकॉशन विल बी मेंटेन टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन आवर कंट्री देयर सीम टू अ लैक ऑफ अवेयरनेस, अवेयरनेस की कमी, लैक ऑफ द लाइक किसी चीज की कमी होना, रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड व्हाई। तो देखो यहाँ पे बात की गई है, रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे मेंटेन करती है, इन सब चीजों के बारे में बात करने से लोग क्या करते हैं, डरते हैं। और डरना नहीं, लाइक वो अवेयर नहीं करते, डरना इट्स नॉट अ राइट टर्म, बट दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स। तो ऐसा क्यों है, इन अवर कंट्री देयर सीम टू लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ ड्यू टू वेरियस रीजंस।
बहुत से रीजंस है इसमें, लाइक सोशल कस्टम, लोगों के बनाए हुए कस्टम्स की ट्रेडिशंस, पुरानी सोच के साथ इलिटरेसी, लोग पढ़े लिखे नहीं होते, इलिटरेट होते, तो उन्हें इन सारी चीजों के बारे में ओपनली बात करने पे क्या होती है, शाइनेस फील करते हैं, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद टॉकिंग अबाउट दिस थिंग्स। और कोई बात भी कर रहा है तो उसके बारे में ये बोलना कि अरे ये कैसा इंसान है, हाउ दे टॉक लाइक दिस, हाउ दे टॉक अबाउट इन दिस टॉपिक्स, तो उससे वो ऑफेंड होते हैं, इंस्टेंट ऑफ एक्सेप्टिंग देम दे आर गेटिंग ऑफेंडेड बाय दैट। तो ये तरीके की इस वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं लोग अवेयर नहीं होते किसी भी आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, स्पेशली दे सीम टू इनडिफरेंस टुवर्ड्स द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इनडिफरेंस होती है, वो ज्यादा उस चीज को लेके बायसनेस होते हैं और वो इस बारे में ज्यादा बात नहीं करता है ओपनली, क्योंकि शाइनेस इज वन थिंग, इन लिटरेसी, लोग पढ़े लिखे नहीं, उन्हें नॉलेज नहीं है इन सारी चीजों की बेटर तरीके से। सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया, तो गोनोरिया इज अ टाइप ऑफ डिसीज जो कि आपका एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में ही आता है। सो इसमें क्या दिया है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स है, सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण। अगर किसी को गोनोरिया हो गया है तो उसे कौन कौन से लक्षण दिखते हैं, जैसे बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिनेशन का प्रोसेस जब होगा तो वहां पे बर्निंग होगा, जलन होती है। ओजिंग ऑफ पस थ्रू द पीनस, पीनस के थ्रू पस का आना, उसके बाद एंड वजाइना। इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक का जो पार्ट होता है वहां पे इन्फ्लेमेशन होना, एनस, थ्रोट में, आईज में, ये सब क्या है, सिम्टम्स ऑफ गोनोरिया है। तो आप ये भी लिख सकते हो, इन्फ्लेमेशन लिखो और आप इसमें कहाँ कहाँ इन्फ्लेमेशन दिख रहा है आपको, तो यू एनस हो गया, थ्रोट हो गया और आईज में हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ प्रिकॉशन विल बी टेक मेंटेन अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। प्रिकॉशन मतलब आप कौन कौन सा क्या करोगे जो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन रहे। तो इसमें हमारे पास ईट बैलेंस, फूड एंड न्यूट्रिशन मेंटेन, पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना जरूरी है। आपकी रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसको हमेशा क्लीन रखो। टेक एक्यूरेटली फिजिकल एक्सरसाइज, अवॉइड टेकिंग एनी टाइप्स ऑफ ड्रग, किसी भी तरीके का ड्रग्स नहीं लेना है। एंड फिजिकल एक्सरसाइज, पर्सनल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी शुड हैव टू बी अ फॉलो अप फॉर द गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। Okay, so this is a 3 marks of like question which you have to be answer for 1 marks आपको करना है। तो आपको सिम्टम्स पता होने चाहिए गोनोरिया का, डिसीज जो है वो पता होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि सोशल कस्टम है, ट्रेडिशनल्स है, इलिटरेसी एंड शाइनेस। ओके, now move to the next question. कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, इस चार्ट को कंप्लीट करना है, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट है और सेकंड क्या दिया है आपको, इसमें दिया दो चीज होती है। देखो, अगर बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, एक होता है आपका ऑटोट्रॉपिक और एक होता है आपका हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक्स क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक आर दोज एनिमल हु कैन मेक देयर फूड बाय देयर ओन सेल्फ, लाइक आपका एग्जाम्पल जो प्रोड्यूसर है इसमें आपका बेस्ट एग्जाम्पल है प्लांट्स। Second, heterotropics. Heterotropics are those animal who is dependent upon someone else for their food. तो यहाँ पे कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है, और डिकम्पोजर, डिकम्पोजर मतलब जो लाइक बैक्टीरिया डिकम्पोजर है, जो बाद में बचा हुआ किसी भी तरीके का अनवांट, जैसे कोई एनिमल है जो जिसकी डेथ हो गई है, वो रोड साइड पड़ा है, तो वो कुछ टाइम बाद डिकम्पोज हो जाता है, उसके अंदर की न्यूट्रिशन पूरी तरीके से बैक्टीरिया क्या करती है, खा लेती है। कंज्यूमर में क्या क्या दिया है, एनिमल्स दिया है, होता है कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हैं, और ये आपका कौन कौन सा होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, और आपका थर्ड वन जो है वो कौन सा है, टर्शरी। तीन तरीके के कंज्यूमर्स होते हैं। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, तो बहुत ही इजी है ये। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर यहाँ पे बात करें, पहला था क्वेश्चन नंबर 7, इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यूबॉर्न शो सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मतलब वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखता है एंड उसके कैरेक्टर्स होते हैं। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट बाय सुटेबल एग्जांपल के साथ आपको बताना है, ठीक है। अब देखो, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, लाइक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों के फ्यूज होने से न्यूबॉर्न फॉर्म होता है।
from male and female gametes. The zygote is formed containing fusion of both sperm nucleus and egg nucleus. यहाँ से न्यूक्लियस लिया जाता है, यहाँ से न्यूक्लियस लिया जाता है और इन दोनों को मिला के फॉर्म होता है आपका एक जाइगोट. ठीक है. Due to new individual have a characteristic which is similar in both the parents while some characters is different in the both the parents. Like यहाँ से न्यूक्लियस गया है और यहाँ से भी न्यूक्लियस गया है, तो यहाँ से भी कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे, यहाँ से भी कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे. इसलिए कैरेक्टर्स सेम दिखते हैं न्यूबॉर्न्स में, क्योंकि इनका न्यूक्लियस भी इस्तेमाल किया तो इनकी न्यूक्लियस से भी कुछ कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे और फीमेल के भी न्यूक्लियस से कुछ कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे. न्यू इंडिविजुअल फॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनहेरेंट. इनहेरेंट मतलब ट्रांसफर होता है कैरेक्टर बोथ द पेरेंट्स से. इफ द फादर, एग्जांपल भी देना है आपको, इफ द फादर हैज ब्लैक हेयर व्हाइल द न्यू मदर मदर हैज अ ब्राउन हेयर, द चांसेस दैट ऑफस्प्रिंग may have either black hair या फिर brown hair. of course या फिर ये यहाँ से आपका hair का कैरेक्टर चला जाएगा या फिर यहाँ से चलेगा. अब इट्स डिपेंड अपॉन कि क्या हो रहा है, कौन सा इनहेरिटेंस होगा. तो बच्चा जो है अगर मदर का ब्लैक फादर का ब्लैक है और मदर का हेयर ब्राउन है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे 50-50 चांसेस है कि हेयर जो है वो ब्लैक भी हो सकता है और ब्राउन भी हो सकता है. ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे चूंकि न्यूक्लियस जो होता है स्पर्म न्यूक्लियस और एग न्यूक्लियस पेरेंट्स से लिया जाता है, तो कैरेक्टर्स भी तो वहीं से ट्रांसफर होंगे ना, न्यूक्लियस से ही कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं. तो इसलिए चाइल्ड जो होता है वो क्या शो करेगा, सिमिलैरिटी शोज करता है. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 8 हमने अभी 7 किया. कंप्लीट द पैराग्राफ बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड. अब हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आंसर्स दिए गए, हमें फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है. अब देखो सबसे पहला क्या दिया गया है, बेसिकली दिस इज फ्रॉम आपका एडिक्शन से रिलेटेड दिया गया पैराग्राफ. अ चिल्ड्रन फेल इनटू द ट्रैप ऑफ डैश एदर ड्यू टू प्रेशर ऑफ ड्यू टू फॉल्स सिम्टम्स ऑफ हाई स्टैंडर्ड लिविंग. Some they try to imitate their adults. The addictive substance are maybe causes long-term effect. Temporarily dash substance obtained from plant, and while the some chemical ingredient may be permanent damage the human system, muscular system, heart, and some tobaccos like substances action of, especially in the mouth and lungs. So this is something which we have to given is that यहाँ पे हमें दिया गया है समथिंग रिलेटेड टू एडिक्शन और उससे क्या अफेक्ट होता है इसके बारे में. अब देखो, द चिल्ड्रन फॉल इनटू ट्रैप ऑफ डैश एदर ड्यू टू ब्लड प्रेशर. तो एडिक्शन का ट्रैप लग सकता है बच्चे को ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू पीयर प्रेशर. पीयर प्रेशर मतलब पीयर ग्रुप, उसके दोस्त है जो कि स्मोकिंग ट्राई करना स्टार्ट किया है, तो वो भी अपने दोस्तों के अरे सारे फ्रेंड्स कर रहे तो व्हाई शुड नॉट हैव टू मी डू दैट. तो वो सेम वो पीयर प्रेशर होता है उनके ऊपर, पीयर ग्रुप प्रेशर की वजह से वो ट्राई करते हैं. And due to false symptom, high standard of them, sometimes they try to be imitate their elders. The addictive substances are dash and they cause long term effect. अब देखो इस तरीके के जो एडिक्टिव सब्सटेंस होते हैं ये क्या हो सकते हैं, आपका हैजार्डियस हो सकते हैं. हैजार्डियस मतलब क्या हुआ, आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं. तो नुकसान होता है. सम ऑफ डैश सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम टेम्परली, दे क्या करते हैं, इंटॉक्सिकेटिंग होता है जो प्लांट से निकाला जाता है. कभी कभी केमिकल सब्सटेंस भी यूज हो जाता है जो कि परमानेंटली इंसान के नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है. ठीक है, नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, मसल सिस्टम को, हार्ट को. सम टोबैको लाइक डैश आर द एक्शन स्पेशली इन द माउथ एंड लंग. कुछ ऐसे टोबैको होते हैं जो कैसे होते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं. तो कार्सिनोजेनिक मतलब जो कैंसर कॉज कर सकते हैं और ये क्या करते हैं, आपके माउथ और लंग कैंसर को कॉज करते हैं. तो ये कैसा हुआ है, ये इस तरीके से आपको पढ़ के समझ के आपको क्या करना है, इसे कंप्लीट करना है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप कि ये समझ में आई. बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन आप समझ के करोगे तो ये 3 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे. अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज फॉर 5 मार्क्स का है ये. एनी वन क्वेश्चन सॉल्व करना है. इसमें 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, फर्स्ट एंड सेकंड. ठीक है, अभी ना स्टार्ट फर्स्ट से करते हैं यहाँ पे सॉल्व करना. तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपको, ड्रॉ अ स्कीमेटिकल पावर प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अगर नेचुरल गैस बेस यूज किया तो नेचुरल गैस में हम क्या यूज करते हैं, फ्यूल.
तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, सबसे पहले कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर जो कंप्रेस करता है, यहाँ पे होगा कंबसन चैम्बर, गैस टरबाइन, गैस इमर्शन ऑफ हॉट गैसेज, और ये आपका जनरेटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प कर रहा है। तो स्टार्टेड पॉइंट फ्यूल है, कंबंशन चैम्बर है और इमर्शन ऑफ गैस, यहाँ पे बार में कंप्रेसर और गैस टरबाइन है। At which place natural gas power plant situated in महाराष्ट्र? तो देखो अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे अंजवील है जगह जहां पे हमारे पास गैस नेचुरल गैस पावर प्लांट दिया गया, ठीक है, नेचुरल गैस। हाउ द पॉल्यूशन रिड्यूस इन नेचुरल गैस बेस, तो पॉल्यूशन कैसे, क्योंकि ये जो नेचुरल प्लांट गैस होते हैं डज नॉट कंटेन सल्फर जो एसिड रेन कंटेन करता है, बर्निंग ऑफ रिजल्ट जो कि बिकॉज ऑफ दैट बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस रिजल्ट ऑफ लेस पॉल्यूशन। अब अगर हमारे पास सल्फर प्रेजेंट नहीं होता नेचुरल गैसेस में, तो अगर हम उसे जला भी रहे तो ये हमें ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। तो एग्जांपल ऑफ इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेसिंग, तो अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के लिए विंड एंड सनलाइट जो है टू एग्जांपल ऑफ इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस करने के लिए दो बेस्ट एग्जांपल है, विंड एंड सनलाइट जो आपका गुड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करता है, जो कि इको फ्रेंडली प्रोसेस है। Now move to the next question. ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, राइट डाउन टू फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। सो सी इफ यू टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल लेवल पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो इंडस्ट्रियल लेवल पे हम फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू ब्रेड, चीज, वाइन, रॉ मटेरियल्स लाइक केमिकल्स, एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स, मेडिसिन्स, इन सब के प्रोडक्शन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, वी यूज इन सारी चीजों के प्रोडक्शन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम यूज करते हैं गार्बेज मैनेजमेंट और पॉल्यूशन कंट्रोल। ये एक ऐसे दो प्रॉब्लम्स है जिसको सॉल्व करने के लिए भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आपने चैप्टर के दौरान भी पढ़ा होगा, द गार्बेज मैनेजमेंट में भी, और पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए सॉइल के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है जो सॉइल का पॉल्यूशन को कम करने में हेल्प करते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल लेवल पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स हो गए। उसके अलावा आपने ब्रेड, चीज, वाइन प्रोडक्शन में भी पढ़ा है आपने इस चैप्टर में, यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इसी में दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला है विच सब्सटेंस यूज टू प्रोड्यूस चीज, चीज के लिए किसका सब्सटेंस का यूज करते हैं, तो हम सबसे पहले काउ मिल्क का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड, एंजाइम यूज टू अर्लियर टू चीज प्रोडक्शन, पहले किसका इस्तेमाल करते थे, तो हम पहले इस्तेमाल करते थे रेनेट एंजाइम का इस्तेमाल करते थे, जो कि हम एक्सट्रैक्ट करते थे, किससे एक्सट्रैक्ट करते थे, काउ के एलिमेंट्री कैनाल से। तो इसे कहीं ना कहीं नॉन वेज की तरह कंसिडर किया जाता था कि एंजाइम एनिमल की बॉडी से निकाला गया है। तो बाद में क्या किया गया, वेजिटेरियन चीज बनाने के लिए जो एंजाइम का इस्तेमाल किए करते थे, दैट इज योर प्रोटीएज, ठीक है। और जो प्रोटीएज है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से निकाला गया एंजाइम है, जिसका इस्तेमाल एंजाइम है जो चीज बनाने के लिए हम करते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा एक पूरा जो आपका फर्स्ट पेपर सेट का था, मैंने आपका पूरा सॉल्व कराया है, सारे क्वेश्चन आंसर्स ट्राई किया है कि आपको वो सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन हो और आपको समझ में आए। थैंक यू।